अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज पूरी बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। कुछ इसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर भी आज हमारे खुसूसी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान ने पहला क्रिकेट टेस्ट जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल की, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ढाका पहुँच गई है, जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट खेला जाना है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट के बाद क्या तब्दीलियों की कुछ ज़रूरत है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग, जनाब मुझे पता है आप सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि कब ड्राफ्ट होगा, रिटेंशन लिस्ट कब आ रही हैं, कब जो है वो ट्रेड्स हो सकती हैं। इस हवाले से आप सब जानना चाह रहे हैं, तो आज थोड़ा फोकस करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग पे भी, क्योंकि एक बड़ी अनाउंसमेंट कल की है कराची किंग्स ने। उन्होंने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम को बिलाखिर कराची किंग्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया। इससे पहले इमाद वसीम कराची के से कप्तान थे, तो पीएसएल के हवाले से और इस अनाउंसमेंट के हवाले से भी आपके साथ स्पेशली बात करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट की, जो कि ढाका में शुरू होना है। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वो बकर बिलाल इस वक्त हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं। वो बकर, खुशामदेद। और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान का रोड मैप चल रहा है। आप वर्ल्ड कप में मौजूद थे, जहां पाकिस्तान टीम ने ज़बरदस्त किस्म की फ़्लाइट ली, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भी अब तक तवक्कुआत के मुताबिक ही कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन शायद स्पिन डिपार्टमेंट हो जाए या अगर हम कह लें मिडल ऑर्डर, इस पर अभी हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल काम करने की हमें ज़रूर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट में हम काफ़ी देर बाद जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और उसके अंदर जो हमारी एक टेस्ट टीम थी, अच्छी बात यह कि हमने उस टीम को रिटेन किया, उसको कॉन्फिडेंस दी है। यकीनी तौर पर नोमान अली की जिस तरह रीसेंट पास्ट के अंदर टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस थी, अगर वो 1-2 मैचेस के अंदर अच्छा नहीं कर पाए तो हमें कम से कम उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक बार फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो काफ़ी अर्से बाद तकरीबन 8-10 महीने के बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं, तो ओवरऑल पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे ओपनर्स ने स्टार्ट लिए, अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से अपने कैरियर का आगाज़ किया है वो बड़ा शानदार किया उन्होंने, और उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। और आबिद अली, ऑब्वियसली इन दो प्लेयर्स ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है पहले टेस्ट मैच के अंदर। मिडिल ऑर्डर हमारा पहले इनिंग के अंदर फ्लॉप हुआ है, तो अब उम्मीद यही है कि जो हमारे प्लेयर जैसा साजिद खान है या नोमान अली, जो हमारे स्पिनर्स हैं, वो नेक्स्ट मैच के अंदर वो करके दिखाएं जिस चीज़ की उनसे उम्मीद भी की जा रही है, खासकर बांग्लादेश की विकेट्स के ऊपर। ठीक है जनाब, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग भी बेहतर हुई है, और इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वो बकर को मैंने आज इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे T20 सीरीज़ के स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी ऑब्वियसली ऑन द कॉर्नर है। कुछ फ्रेंचाइज की खबरें भी हैं कि कौन खिलाड़ी कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तो अंदर ही खबरें वो बकर से जानेंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरक्की और कुछ की तनज़ली भी हुई है। मेरे ख्याल में बाबर आजम बहुत अच्छी इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं कि शायद टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा और बेहतर हो जाएँ, और हम तो चाहते हैं कि वो पहले भी टॉप 3 में वाहिद बैट्समैन है जो बैटिंग रैंकिंग में मौजूद हैं तीनों की, लेकिन वो इसके साथ ऊपर आ जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर जनाब बाबर आजम के हवाले से कल एक और सामने आई कि उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने अपना कप्तान मुकर्रर कर दिया है। ये पहली मरतबा है कि बाबर आजम किसी पीएसएल फ्रेंचाइज की कप्तानी करेंगे। आपको याद होगा सबसे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे, जहाँ ज़्यादा मौके ना मिले, तो उसके बाद कराची किंग्स जब आए तो यहाँ पर फिर उनका एक्चुअली अगर आप देखें तो T20 की जर्नी बड़ी अच्छी स्टार्ट होती है, जो कि रेगुलर बतौर अपना रन्स किए हैं, पाकिस्तान से जाके रन्स किए, इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स किए। और अब बहुत ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ें बुलंद हो रही थी कि आप पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान को क्या कप्तानी नहीं मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर बिलाखिर उनको कप्तानी मिल गई है। तो बाबर आजम बिलाखिर कप्तान मुकर्रर। और बकर ये कहते हैं ना, ये इट वाज अवेटेड कि बाबर तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। शायद मुझे लगता है कि इस वक्त कराची कप्तानी ना देता तो कहीं और कप्तानी उनको मिल ही जानी थी, बिकॉज इतने बड़े खिलाड़ी हैं। बट आई थिंक गुड फॉर कराची किंग्स, बिकॉज इतनी उनके पास पाकिस्तान का कप्तान मौजूद था और उसको कप्तानी भी दे दी। आई थिंक कराची किंग्स, मुझे लगता है कि सीज़न की एक अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, और ये फैसला होना था। बड़ा अजीब भी लगता था कि जब तीनों फॉर्मेट का कप्तान फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर किसी और कप्तान के नीचे खेल रहा हो, और ख़ासकर आपकी अपनी होम जो लीग होती है उसके अंदर, तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो अब ये होना था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला है। और कराची किंग्स के लिए भी अब मेरा ख्याल है कि बाबर आजम बतौर कप्तान अब बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर बतौर कप्तान अभी तक नहीं देखा था। तो बाबर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, विराट कोहली तो बहुत ज़्यादा अनलकी रहे अपने पूरे कैरियर के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, लेकिन प्लेयर वो बहुत बड़े थे। तो बाबर आजम की क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन अब कराची किंग्स को वो कौन सा टाइटल जितवाते हैं, इसका हमें सबको ज़रूर इंतजार रहेगा। और बिल्कुल, जबकि आपकी टीम पहले टाइटल जीत चुकी है और वो कप्तान भी इमाद वसीम ने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया, बड़े प्रोफेशनल और
सुलझे हुए क्रिकेटर हैं, पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। उनके ट्वीट से भी वो बात झलकी आज अबू बकर के। उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा बाबर को, और साथ साथ उन्होंने ये लिखा कि वो अपनी टीम के लिए करना चाहेंगे। बहुत सारी खबरें मौजूद थी, लेकिन मुझे उनके ट्वीट से अबू बकर कुछ ऐसा आइडिया मिला है। और वैसे भी एक एंगल हमें याद रखना है अबू बकर के, वो आपके कप्तान जो नेशनल टीम के, उन्हीं के अंडर आपके अंदर खेलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर ऑब्वियसली कोई बात दिल में रखेंगे, लेकिन तीनों फॉर्मेट के कप्तान के अंडर आप खेल रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से जज हो रही है, रिलेशनशिप काउंट होता है। इन माय ओपिनियन अबू बकर, ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकती है, आई थिंक इमाद वसीम गोना स्टे इन कराची किंग्स। बिल्कुल, कुछ देर पहले तो खबरें चल रही थी कि शायद इमाद वसीम किसी और फ्रेंचाइज में चले जाएं, कोई कोयटा का जिक्र कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कराची किंग जो है वो रिटेन करेगा इमाद वसीम को। और अब इतलात भी यही है कि बाबर आजम, जिस तरह इमाद वसीम के ट्वीट का आपने जिक्र किया, तो उसके बाद कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कुछ बनता भी नहीं है। इमाद वसीम जानते हैं कि बाबर आजम इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स के पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो और उनका कॉन्फिडेंस और इमाद का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है डिफरेंस ज़रूर है। तो बाबर को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, और अच्छा हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइंद है कि बाबर अब कराची किंग्स के कप्तान होंगे। तो बहुत सारे लोग आजकल ट्वीट पे कोई और टॉपिक ही नहीं है अबू बकर साहब कि ड्राफ्ट कब हो रहे हैं, रिटेंशन कब अनाउंस होंगी, पीएसएल के वाले से कितनी बार बातें कर लें दुनिया वाले के फलानी लीग आ रही है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना इंटरेस्ट है लोगों का अबू बकर कि जब इतनी आई बॉल्स, इतने लोगों के फैन इंटरेस्ट हो, इस लीग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो मेरा यकीन है, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। क्या खबरें हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर से, ड्राफ्ट के हवाले से, रिटेंशन लिस्ट है, ट्रेड अभी कोई एक आध सुनने में आ रहा है, व्हाट इज़ लेटेस्ट ऑन पीएसएल मैटर? देखिए, इस वक्त बिल्कुल हंगामा बरपा हुआ है इस वक्त पीसीबी के हेडक्वार्टर के अंदर भी, और PSL 7, क्योंकि 6 सीज़न हम बड़े कामयाब सीज़न करवा चुके हैं। 7वां सीज़न रमीज़ राजा का पहला सीज़न होगा अब बतौर चेयरमैन PCB, तो वो बड़ा करना ज़रूर चाहते हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नीचे वाले तबके पे जो हमारी इतलात हैं कि काफ़ी प्रेशर भी बिल्ड कर ही रखा है कि आप बड़े नाम लेकर आएँ, आप मैक्सवेल जैसा नाम लेकर आएँ। क्वेश्चन उन्होंने किए, कहीं जगह पर एतराज़ात भी उठाए PSL की तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने, तो वो कुछ बड़ा ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि डिले ज़रूर हुआ है। इस वक्त हमें ड्राफ्ट रिटेंशन लिस्ट भी सामने आ जाती थी इतना अर्सा पहले, लेकिन ये जो कमिंग वीक है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाली है PSL के हवाले से भी। तो अबू बकर, पहले 8-9 तारीख थी, फिर अब कोई 14-15 तारीख है, होने शायद लाहौर के अंदर ही है कुछ एग्जैक्टली जो आपके पास अब तक खबरें हैं, कब तक डेट है? जो कि एक्चुअली जो लोग, मुझे पता है पूरा आप देख रहे हैं या जब डिजिटल पे देखेंगे उन्होंने सुनना ही है भाई कि डेट कब है, कहाँ हो रहे हैं, सो कुछ बताइएगा अब तक क्या खबरें हैं? देखिए, पहले तो इतला ये थी कि 7-8 को लाहौर के अंदर करवाए जाएं, लेकिन अब टीम ने वापस तकरीबन 8-9 को वापस पहुंचना है, तो थोड़ा सा डिले किया गया है, और इसको 14-15 की जो तारीखें हैं दिसंबर की उन डेट्स के अंदर ड्राफ्ट जो है वो लाहौर के अंदर, ये तो डिसाइड हो गया, लाहौर हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ही ये ड्राफ्ट होते दिखाई देंगे। बट ये डेट्स जो हैं अब ड्राफ्ट की, ये तकरीबन 14-15 को मेरा ख्याल है कि ये ड्राफ्ट होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक और खबर बड़ी अहम जुड़ी हुई है जिस पर लोगों की नज़रें हैं, वो है जनाब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ कराची में मैचेज होने हैं। तो शुक्र है अबू बकर, मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि कराची में कुछ हो रहा है अभी क्रिकेट जो है वो कवर करने को मिल जाएगी, वरना सारा कुछ लाहौर में ज़्यादा हो रहा होता है या पिंडी। लेकिन चलें, अच्छी बात है कराची में, क्योंकि मौसम की वजह से ऑब्वियसली दिसंबर की क्रिकेट ज़्यादातर यहाँ होती है। क्या खबरें हैं अबू बकर? स्क्वाड के अनाउंसमेंट के हवाले से बड़ी खबरें हैं, और शायद आइडिया ठीक है कि हम सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट करवा के कुछ जूनियर्स को मौका दे दें, बट क्लैरिटी क्या है? आई थिंक स्क्वाड की अनाउंसमेंट सुना तो यही था कि इसी वीक हो जाएगी। बिल्कुल, पहले तो ये था कि शायद फ्राइडे को, लेकिन अब सैटरडे तक डिले हो सकती है, और होपफुली ये जो कमिंग वीक है, आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर जो है वो टीम बाकायदा तौर पर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। कल या परसों एक्सपेक्टेड है कि किसी भी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम ऐलान कर दे। सो अंदर की खबरें क्या हैं वो बकर, जो आपने कुछ दिन रिपोर्ट भी किए थे? मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ कि कोई खास सरप्राइज आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक बाबर आजम ने काफ़ी ज़्यादा इनपुट अपनी शो की है सीरीज़ को, कम से कम इस सीरीज़ के हवाले से टीम सिलेक्शन के ऊपर। उन्होंने कई सीनियर प्लेयर्स के हवाले से, जिस तरह खुद भी उन्होंने बात की, हमारे इतलात ज़राए बताते हैं कि शुएब मलिक से उन्होंने, बाबर आजम ने खुद बात की कि हम चाहते हैं कुछ यंगस्टर्स को मौका दें, तो हम आपको इस सीरीज से अगर मैं आपसे डिटेल बात करता हूँ इसी टॉपिक पर कि पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेड ODI टीम T20 टीम है वो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए क्या है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से, जिसमें बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। वक्त जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आप उस सवाल जवाब को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर है। सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस टीम हो सकती है। और जो इसके अंदर बाबर आजम ने जिस तरह हफीज़ इस सीरीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, शुएब मलिक इस सीरीज़ में नहीं अवेलेबल होंगे, वो कह चुके हैं इस वाले से भी। तो यंग जो नए लड़के हैं जो ख़ासकर पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ रहे, वो चाहे खुशदिल शाह हों, वो धानी हों, वो उस्मान कादिर हों, इनको मौका देने के बारे में पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने फैसला किया। और इस हवाले से हमें दिखाई देंगे शायद हो सकता है कि इमाद वसीम को भी ये सीरीज़ जो है वो रेस्ट करवाई जाए और उनकी जगह उस्मान कादिर जो है वो स्क्वाड का हिस्सा और मैच खेलते हुए भी हमें दिखाई दें। पाकिस्तान 2 लेग स्पिनर्स के साथ भी शादाब खान और उस्मान कादिर के बारे में भी इस वक्त सोच है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ इन सेंस वो हैं कि जो प्लेयर पहले बेंच पे थे या रिज़र्व में थे वर्ल्ड कप स्क्वाड के, वो 15 में दाखिल हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम वही जो अपना जो एक यूनिट लेके चल रही है, वो यूनिट हमें इस वक्त वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में भी दिखाई देगा। इसमें एक और भी चीज़ है, कुछ बिग प्लेयर्स को बिग बैश की वकर ऑफर है, जैसे कि बाबर को भी है, रिजवान को, हसनैन भी उनमें शामिल हैं। फिर ऑब्वियसली ये भी सोच है कि जो हमारे T20 के प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में इस साल कुछ भी नहीं खेल रहे ना अगले साल। सो कहीं इस चीज़ को ही मलूद खातिर रखा गया है कि कुछ प्लेयर्स को शायद सीरीज़ के बाद BBL की इजाज़त मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली BBL वाले भी चाहते तो ये नहीं है, वो चाहते हैं कि प्लेयर थोड़ा वक्त पर आए, क्योंकि उनके पास वहाँ पे आपको पता है क्वारंटीन के रूल्स हैं और फिर आपके की मैचेस निकल गए होते हैं। इस हवाले से क्या अंदरूनी खाना बातें चल रही हैं? देखिए प्लेयर्स के भी यहाँ पर कंसर्न्स हैं और प्लेयर्स भी चाहते हैं कि वो BBL में खेलें और क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को, जिस तरह आपने बात की, एक्सपोजर मिलना चाहिए और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने का। तो इस हवाले से यही जो आपने बात की है बिल्कुल सही की है कि पाकिस्तान यही सोचा कि पहले हम अपनी होम सीरीज़ खेलें और होम सीरीज़ के फ़ौरी बाद अपने प्लेयर्स को जो है वो रिलीज़ कर दें। यकीनी तौर पे कुछ प्लेयर्स के ऊपर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा और पहले जाने की इजाज़त देता है। अगर इमाद वसीम जिस तरह बात हो सकती है या शुएब मलिक को अगर BBL की कोई टीम रखती है तो ये प्लेयर्स तो अवेलेबल हो जाएंगे। बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मेरा ख्याल है कि सीरीज़ खेलने के बाद ही, क्योंकि बड़ी शॉर्ट सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के साथ, और इस सीरीज़ खेलने के बाद BBL अगर कोई प्लेयर जाना चाहता है तो वो जा सकता होगा। ठीक है, साथ साथ इंटरनल सेटअप के हवाले से खबरें भी आ गई और आपको याद है कि हमने भी इस चीज़ को ब्रेक किया था कि आपकी जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है उसके नाम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी नई टीम मैनेजमेंट की एडवर्टाइज़ करेगा, क्योंकि एक इंटरनल सेटअप था। सारी बात है, बांग्लादेश की सीरीज़ अबूबकर फॉरम वर्ल्ड कप के बाद थी तो आपको सबको ले जाना पड़ा, लेकिन वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हैडन दोनों अब नहीं रहे टीम मैनेजमेंट का हिस्सा। सकलैन मुश्ताक भी इंटरन थे, बल्कि वर्नन फिलेंडर जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप में काम किया, तो उनकी बातचीत भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम के हवाले से जो कुछ कहा है वो आप देख लीजिए। फिर आके बात करेंगे कि हम फिर जो परमानेंट सेटअप के जाने बढ़ रहे हैं, जो शायद मे बी बिफोर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हम कोई चीज़ कंफर्म कर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि इंटरनल सेटअप हमारा क्या होगा? क्योंकि थोड़ी अजीब बात नहीं थी वो बकर के पहले हमारे बैटिंग कोच नहीं थे बांग्लादेश सीरीज़ में और अब बॉलिंग कोच भी दूसरे टेस्ट में नहीं होंगे। आइडियली ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ऐसा ही है, जब आप अनसर्टेन चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर उसके अंदर इस तरह के हमें ये अब आफ्टर शॉक्स दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का मिसबाह वकार को ड्रॉप किया वर्ल्ड कप के लिए, आपने 1 महीने के लिए कोचेज़ हायर किए, अब एक क्राइटेरिया है पाकिस्तान ने नए कोचेज़ रखने के लिए, उसका ऐड देना है। वो ऐड देने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और 30 डेज़ का आपने मार्जिन भी रखना होता है। तो ये प्रॉब्लम तो ज़रूर हैं। तो इंटरम सेटअप के हवाले से तो मोहम्मद यूसुफ और उमर गुल का नाम सामने आया है और मोहम्मद यूसुफ एज अ बैटिंग कोच वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हो सकते हैं, और साथ उमर गुल। तो ये ज़रूर अजीब लगता है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अब सेकंड टेस्ट हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों कोचेज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन खैर पाकिस्तान टीम का जिस किस्म का मैं समझता हूँ कि यूनिट बना हुआ है, तो अब ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। लेकिन यकीनी तौर पर जल्द इसका मसला हल होना चाहिए और पाकिस्तान को मुस्तकिल कोच मिल जाने चाहिए। अब तक अब तनकीद भी होती है जब क्रिकेट बोर्ड को ऐसा काम करता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि हमारे सिस्टम की तारीफ़ करना पड़ेगी। वो बकर के जब रमीज़ आजा साहब आ रहे थे, सो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था मोहम्मद यूसुफ और रमीज़ आजा साहब के हवाले से, और लग रहा था कि पता नहीं कोई बड़ी जो है वो पहली विकेट कहीं ये ना गिर जाए या ऐसी बात हो। लेकिन मोहम्मद यूसुफ स्टे भी किए
और पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है। आई थिंक बुरी बात नहीं है, अगर ये मसला कहीं हल हुआ है तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का मफाद है। मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर अगर आपके ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो, अकेडमीज लेवल पे, तो फ़ायदा है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि रमीज़ राजा के साथ उनकी अब तक कंटिन्यूटी चल रही है और फिर अगर उनको टैलेंट सेटअप में मौका मिला, इट मीन्स कि ऑल इज़ वेल। देखिए, बहुत सारे क्रिकेटर एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन बाद में हमें साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो अच्छा है कि रमीज़ राजा ने जब उनको इक़्तिदार मिला तो कम से कम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनको वो समझते हैं कि इनको मेरिट पे ऊपर आना चाहिए। अगर डिज़र्व करते हैं मोहम्मद यूसुफ तो बिल्कुल उनको आना चाहिए था और उन्होंने नीचे प्रूव भी किया है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर हमें कई प्लेयर्स उनके साथ काम करते हुए दिखाई दिए। आबिद अली की एग्जाम्पल है, वो ऑफ सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हुए हमें दिखाई देते थे कि मोहम्मद यूसुफ के साथ उनका वहाँ पर अवेलेबल होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया। फ़हीम अशरफ की हम बात करें, उनको जब ड्रॉप किया गया तो उसके बाद वो वापस हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए, उनकी टेक्निक के ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने काम किया तो उसके रिजल्ट्स अच्छे थे, तो अब उनको प्रमोशन मिली है तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा ने वो बातें अपने दिल से निकाल दी हैं और अब आगे चलना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को इसी किस्म के एटीट्यूड की अब ज़रूरत भी है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से अबू बकर जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी मौजूद थे, कि रमीज़ राजा ने सबसे ज़्यादा जो बरहमी का इजहार किया इसी बात पे किया था जो पिचेस का म्यार है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और ये सारी चीज़ें आपको पता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंडर ही आती है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट, ये दोनों मामला एक ही जो है वो इस पर डिपार्टमेंट देख रहा है। तो क्या इसके आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन क्लियरली इस बात पर बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि जो उनकी रातों की नींद उड़ गई है। देखिए, अब चेयरमैन वो हैं जो खुद क्रिकेटर रहे हैं, जो खुद इस निज़ाम को सारे को बड़ा करीब से समझते हैं। पहले चेयरमैन की तरह नहीं है कि उनको समझने में टाइम लगता है। ये बहुत समझे समझाए हुए आए हुए चेयरमैन है, ख़ास तौर पर नीचे वाला जो प्रॉब्लम है। उन्होंने क्लब क्रिकेट की बात की है, अब हमें क्लब क्रिकेट हल्की सी उम्मीद की किरण जागी, दोबारा एसोसिएशन ने अब करवाना शुरू किया और सेंट्रल पंजाब के अंदर क्लब क्रिकेट का जो बड़ा सारा टूर्नामेंट हुआ जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा क्लब ने शिरकत की, वो भी हमारी आंखों के सामने हुआ। तो कम से कम अब उस तरफ हम आ रहे हैं और यही टैलेंट की जो होती है प्रोडक्शन है, इसी ग्रास रूट से टैलेंट ने सामने आना है। तो इसके ऊपर बड़ा एम्फेसाइज था, खासकर जिस तरह आपने बात की कि विकेट्स का म्यार। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जिनका माइंडसेट होता है कि शायद हमने इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर रहते हुए कुछ करना है, हालांकि उनका जो असल काम है कि उन्होंने पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखना है और उसके ऊपर काम करना है। उधर से नीचे कोचेस की भी हमें हायरिंग होती हुई दिखाई दी, एसोसिएशन की, रीजन्स की, डिस्ट्रिक्ट के कोचेज जो रखे गए तमाम की। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रमीज़ राजा को एतराज़ ज़रूर है और हमारी इतलात यही है कि बहुत जल्दी हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी एक नया सेटअप आपको कुछ नए चेहरों की शक्ल में दिखाई देगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बकर हम बात करें तो जैसे कोचेज़ के हवाले से खबरें बहुत पहले भी आई थी कि हम उनको तब्दील करना चाह रहे हैं। फैसल इकबाल के मामले पे भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि उनको तो मामला काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिनरी इशू बन गया है। अब वो ऑब्वियसली T10 लीग के लिए चले गए और यहाँ पर उनकी टीम खेल रही थी। सो क्विकली इसमें लगता है आपको कुछ इस सीज़न में तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ कोचेज़ चेंज हो पाएंगे। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, तो अब हमने आने वाले कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा। और ये जो नया सीज़न हमारा, मेरा ख्याल है कि इस सीज़न को इन्हीं कोचेज के साथ क्लोज करके ठीक है, नेक्स्ट सीज़न जो है वो नए कोचेज हमें दिखाई देंगे। जहाँ तक फैसल इकबाल की बात है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि डिसिप्लिनरी इशूज़ हैं उनके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि चलें उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला बेहतरी के जाने बड़े हुआ कर। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करेंगे, पाकिस्तान की दूसरी लीग PSL के बाद जिसके बड़े अच्छे लास्ट टाइम नंबर्स भी आए। मई में इसका इनेकाद गालिबन इस बात होना है, वहाँ कुछ इंतजामी तब्दीलियाँ हुई हैं। आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो दिसंबर का जब मौसम जनाब शुरू होता ही है महीना, तो उस वक्त फिर लीग की बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट इस महीने में होते हैं। फिर इस बार तो लीग भी करीब है, लेकिन एक और लीग जिसने गुज़िश्ता इसी साल बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तवज्जो हासिल की, कश्मीर प्रीमियर लीग, और बड़ी कामयाबी से जो है मुनक्किद हुई। मैं खुद वहाँ गया था, बड़ी खूबसूरत जगह है। एक तो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, तो वहाँ पर वैसे भी टूरिस्ट के हवाले से बड़ी जो है वो मुझे लगता है काम होने की ज़रूरत है, लेकिन इस लीग की बदौलत लगता है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे। और अभी वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इंतज़ामी तब्दीली भी हुई है और हमने देखा कि जो इस लीग के सबसे पहले ऑनर बने थे अरशद खान तनोली साहब, उन्होंने जो है वो जिम्मेदारियाँ संभाली हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के चेयरमैन की हैसियत से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए तनोली साहब। पहले तो बताइएगा कि इस चेंज की वजह आप क्या समझते हैं कि आप पहले फ्रेंचाइज के साथ थे, आप लीग में आए हैं, किस चीज़ ने आपको इस जाने सोचने में मजबूर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने कश्मीर प्रीमियर लीग पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया।
गफ़ार भाई, बात यह है कि हमने जब मुज़फ़्फ़राबाद टाइगर्स और बाकी जो फ्रेंचाइज़ों ने मिल के कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया जी। तो उसके पीछे एक मकसद ये था कि कश्मीर के लोगों के लिए, इस पूरे रीजन के लोगों के लिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक काम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 1 जितनी कामयाबी से मुनक़िद हुआ और उसकी आप ख़ुद गवाह हैं, आप ख़ुद भी आए और बाकी भी बहुत सारे चैनल्स ने उसको कवर भी किया और लोग भी महसूस हुए वहाँ पे क्रिकेट से। तो उसके बाद लीग मुनक़िद हो गई और लीग के इनेकाद के बाद फिर वहाँ पे कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया ने ये महसूस किया कि मेरी लीग को ज़रूरत है मेरी खिदमात की। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप अगर लीग की कमान संभालने के लिए तैयार हो जाएँ। तो मैं हेजिटेंट था इस पर, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद टाइगर्स को बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो से हमने ऑन किया था और फिर उसको एक ब्रांड बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े लेवल पे उसको लेके गए, फाइनल भी खेले और उसके अलावा लोगों ने मुज़फ़्फ़राबाद टाइगर को बहुत पसंद किया। तो छोड़ना एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन जब लीग को बचाने के लिए या लीग को संभालने के लिए बात आ जाए तो वो फिर मुझे ये लगा कि लीग का प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसको अगर हम संभाल लेंगे और उसके थ्रू अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम फ्रेंचाइज़ों के लिए एक बेहतर काम होगा। तो अरशद साहब, मुज़फ़्फ़राबाद टाइगर्स से आपका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होगा? जी डेफिनेटली, जो असूल है और जो होना भी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं लीग को संभाल रहा हूँ तो मुझे मुज़फ़्फ़राबाद टाइगर्स को छोड़ना था, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा इस डिसीजन को लेते हुए। अब बिल्कुल डेफिनेटली अब मुज़फ़्फ़राबाद टाइगर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। चलिए, आपने तो कहते हैं ना पुल के दोनों तरफ के मामला देख लिए हुए हैं। पहले आप फ्रेंचाइज में थे, अब आप लीग के मामला देखेंगे। अब आई थिंक आप भी मानेंगे कि जहाँ इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा रही, पहला सीज़न था, उसका इनेकाद होना एक बड़ी कामयाबी होती है। बहुत सारी लीग प्लान होती हैं, हो नहीं पाती, बट उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप समझते हैं, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे अरशद भाई, कि बहुत सारी चीज़ों पर अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे कि वहाँ के इंतज़ामी अमूर हो जाएं या जो और बड़े खबरें इस तरह की आई, कुछ अदायगियों के हवाले से थी, कुछ और चीज़ें थी। आप कहाँ काम करने की ज़रूरत है, जो आपका टारगेट भी होगा कि और ज़्यादा जब हम सेकेंड, ये भी फरमा दीजिएगा कि मई 10 की शायद मेरे पास खबर है, आप कंफर्म कर दीजिएगा कि सेकेंड सीज़न हम कब करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें चेंज जब भी आता है तो उसके पीछे कुछ वजूहात ज़रूर होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लीग जो सीज़न 1 था वो 100% था, वो बहुत कामयाब था, लेकिन उसको मज़ीद उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। जो वहाँ पे इंतज़ामी मामला जिस तरह आपने जिक्र किया, फिर माली मामला जो लीग के थे, तो उसके अंदर डेफिनेटली बेहतरी की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जो इंतज़ामिया थी उन्होंने मुझे एक मुनासिब इंतखाब समझा इसके लिए कि अगर मैं इसको लीग को चेयर करता हूँ तो शायद इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो जहाँ तक डेट्स की बात है, इंशाल्लाह हम मई में प्लान कर रहे हैं। बाकी क्रिकेट बोर्ड से बातचीत इस हवाले से होगी डेफिनेटली, तो जो भी मुनासिब विंडो होगी कमिंग जो मंथ्स हैं उसमें इंशाल्लाह इसका इनेकाद करवाया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ चूँकि टीमें मौजूद थी, क्या टीमों की तादाद सेकंड सीज़न से पहले बढ़ाने पे भी गौर हो रहा है? और दूसरा, जितनी भी तमाम फ्रेंचाइज थी, क्या आपको लगता है कि तमाम ही इंटैक्ट हैं उनके ऑनर्स, या कोई इस तरह की तब्दीली, कुछ खबरें मौजूद हैं? क्या सारी फ्रेंचाइज इस वक्त ऑन द वे ऑफ, या उनके ऑनर्स जो हैं ऑन द वे ऑफ PS कहते हैं KPL 2 हैं, या समझते हैं कहीं ना कहीं अभी कुछ अंदरूनी खाना मामला चल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो मेरी जितने भी फ्रेंचाइज ऑनर से बात हुई है तो वो सारे बहुत मोटिवेटेड हैं, क्योंकि सीज़न 1 कभी भी आसान नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज़ की जब आप इब्तिदा करते हैं मुश्किलात ज़रूर होती हैं। तो अच्छी बात यह है कि सारे फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि डेफिनेटली जो मुश्किलात पहले सीज़न में थी अब आइंदा इंशाल्लाह इतनी नहीं होंगी। तो सारे इंटैक्ट हैं और मज़ीद 2 फ्रेंचाइज भी इंशाल्लाह कश्मीर प्रीमियर लीग में ऐड होंगे, तो टीमों की तादाद 8 हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अर्शद साहब, 2 टीमें दूसरे ही साल ऐड हो रही हैं, तो ये प्रोसेस कब हो रहा है या हो चुका है? और ये दोनों टीमें यानी KPL 2 का हिस्सा होंगी, 8 टीमों के साथ होगा? जी बिल्कुल, KPL 2 8 टीमों के साथ होगा। ठीक है। तो आप समझते हैं अरशद भाई, पहली 6 टीमों में ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ PSL के फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं वो अब तक मुश्किलात का शिकार हैं, सिवाय 1-2 के अभी तक ब्रेक इवन नहीं हुआ। तो बतौर ऑब्वियसली मुज़फ़्फ़राबाद ऑनर आपने सारी चीज़ों को देखा, सो माली तौर पे आपको लगता है क्या रिस्पांस था मार्केट से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि 6 के बाद मज़ीद 2 टीमें ऐड हो रही हैं, तो पहले ही कुछ फाइनेंशियल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, बट जैसे आपने खुद फरमाया कि पहला सीज़न या दूसरा सीज़न ज़रा मुश्किल होता है, चीज़ें ऑन गोइंग होती हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है, ब्रांड स्टैब्लिश हो रही होती है। सो थोड़ा अर्ली नहीं है चेयरमैन साहब कि ये 2 टीमें ऐड जो हो रही हैं? चूँकि ये एक पहले का डिसीजन लिया जा चुका था मेरे आने से पहले भी, तो मुझे भी चूँकि इस पर जब मैंने ब्रीफिंग ली
तो इंशाल्लाह इसका बिज़नेस मॉडल एक ऐसा हम तश्कील देंगे जिसमें फ्रेंचाइज ओनर्स को मुश्किल नहीं होगी, बल्कि उनका बिज़नेस भी बढ़ेगा इससे। तो जब ज़्यादा टीमें खेलेंगी डेफिनेटली ज़्यादा बच्चों को वहाँ से आगे आने का मौका मिलेगा। जो इस लीग का बुनियादी मकसद है कि कश्मीर से हमने टैलेंट को उठाना है, वहाँ के बच्चों को ज़्यादा मौका देना है। तो जब टीम ज़्यादा होंगी तो इंशाल्लाह वहाँ से लोकल टैलेंट भी ज़्यादा सामने आएगा। चलिए अब उस टॉपिक की बात करते हैं जो कश्मीर प्रीमियर लीग का जिक्र आते ही अब तो ज़बान ज़्यादा आम हो जाता है। हर्षल गिब के ट्वीट ने पूरी दुनिया के सामने भारत के उस साजिश वाले अंसर को भी नुमाया किया। लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना है तनोरी साहब, ब्रेक से वापस आकर हम भारत वाले फैक्ट आगे ज़रूर बात करेंगे। गुज़िश्ता सीज़न में इस बारे में बड़ी बात हुई थी जो कि फिर हर्षल गिब आए भी, उन्होंने KPL को ऑनर किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनके चेयरमैन अरशद खान तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत हंगामा हुआ ऑब्वियसली उस ट्वीट ने, मुझे लगता है कि हम उस वक्त, मुझे याद है कि जब आरिफ मलिक साहब के साथ भी मैं बात कर रहा था, आपके सदर हैं, कि इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट BCCI ने करवा दी जो आप लोग शायद मिलकर ना कर पाते, पूरी दुनिया में कश्मीर प्रीमियर लीग का नाम चला गया। तो इस बार क्या तैयारी है सर? फॉरेन प्लेयर्स को लाना चाहेंगे और हर्षल गिब्स तो मुझे लगता है कि ज़रूर पार्ट होंगे, बल्कि उनको तो हयात अब कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ मुंसलिक होना चाहिए, द वे ही एक्चुअली सपोर्ट KPL। जी बिल्कुल, देखें हर्षल गिब्स ने बहुत रोल प्ले किया था तब भी, और BCCI का जो रोल था प्ले तो उन्होंने नेगेटिव किया था क्रिकेट बोर्ड्स को, जिस तरह लेटर्स लिखे गए, जिस तरह क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को थ्रेट किया गया कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको हम इंडिया में बैन कर देंगे या इंडिया में नहीं आने देंगे, या इंडिया की क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में हम आपको शामिल नहीं करेंगे। तो इट वाज सो सैड। लेकिन उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही था कि प्लेयर्स हमें अवेलेबल नहीं हो सके, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया जिस चीज़ को मना कर रहा है वो चीज़ क्या है, हम उसको देखें। तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स तोड़े लीग ने, कश्मीर प्रीमियर लीग ने, कि सीज़न 1 में कोई भी लीग इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, इतने ज़्यादा व्यूज़ उसके नहीं आते, इतने ज़्यादा लोग उसको नहीं देखते, और अक्रॉस द बॉर्डर और पूरी दुनिया में लोगों ने इसको देखा। तो चलें, वो तो इंडिया ने किया, अब कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया खुद इंशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी ब्रांडिंग करेगी और इतनी अच्छी क्रिकेट इसमें दुनिया को दिखाएगी कि ये मज़ीद इंडिया की किसी नेगेटिव कैंपेन की हमें ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अर्शद साहब, जो टीमें आपने जो बताई थी, लोगों का इंटरेस्ट बड़ा होता है कि नाम क्या होंगे या कब तक इंडक्ट हो जाएंगी, तो क्या इस हवाले से अपडेट है? क्योंकि आपके पास मीरपुर, बाग और इसी तरह मुजफ्फराबाद और कोटली मौजूद हैं, मज़ीद 2 टीमें जो आ रही हैं उनके नाम क्या होंगे, किन शहरों से होंगी? जी बिल्कुल, जो इसमें जो 2 नई टीमें हम इंक्लूड कर रहे हैं उसमें एक तो है जम्मू के नाम से जम्मू जांबाज, और जो दूसरी टीम है वो गिलगित बल्तिस्तान की है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़रूरत थी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी कश्मीर प्रीमियर लीग में नुमाइंदगी दी गई है। सर, मुजफ्फराबाद के स्टेडियम को पूरी दुनिया ने देखा, बड़ी खूबसूरत सराउंडिंग्स में मुझे भी जानने का मौका मिला, लेकिन और भी कुछ स्टेडियम, क्योंकि आप तो वहाँ के हैं भी हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो चाहेंगे कि KPL सीज़न 2 के अंदर बाकी कोई स्टेडियम है जहाँ मैचेस हो सकें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे मुजफ्फराबाद के स्टेडियम की किस्मत बदल गई इस लीग की वजह से, जल्दी जल्दी लाइट्स लग गई, हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, कुछ पेविलियन वगैरह बन गए, तो किसी और स्टेडियम के अंदर कुछ गुंजाइश है? जी डेफिनेटली, कोशिश यही है कि कश्मीर प्रीमियर लीग है तो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर के लोगों को इसके साथ इंगेज किया जाए। तो उसके लिए जो नेक्स्ट वेन्यू है वो अंडर डिस्कशन मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम है। और मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अगर फैसिलिटीज़ अपलिफ्ट हो जाती हैं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली सीज़न 2 या सीज़न 3 से एटलीस्ट वहाँ पे भी मैचेस होंगे। एंड सर, क्विकली आखिर में, गैर मुल्की खिलाड़ियों की क्या शमूलियत हो पाएगी सीज़न 2 में? जैसे आपने कहा कि पिछली दफ़ा भारत की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस हवाले से हमें सपोर्ट दरकार होगी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें अलाउ करता है और वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया की पूरी कोशिश है कि हर टीम में गैर मुल्की खिलाड़ी खेलें। एक तो उससे जो कश्मीर का इमेज है, जिसके लिए जो इसका मकसद है, वो पूरी दुनिया को दिखाने में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा, कश्मीर के जो लड़के हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, सेम वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी ड्रेसिंग रूम जब शेयर करेंगे। बहुत सी बात है सर, 2 टीम ऐड होने जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी सीज़न 2 में, ताकि इंतज़ामी अमूर और माली मामला बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद इस बात का सबूत है कि क्रिकेट हमारा बड़ा गेम है, लेकिन आई विश कि बाकी खेल, स्पेशली हॉकी की कोई लीग भी पाकिस्तान में ज़रूर आगाज़ हो और हम उस पर भी बात करें। और आप रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।